जब वेस्टर्न नेशंस को जरूरत थी ईस्टर्न नेशंस यानी कि एशिया, अफ्रीका, इनके रिसोर्सेस की, इनके लोगों की, चीप लेबर की, तो उस समय कहा जा रहा था कि ग्लोबलाइजेशन इज द वे, ग्लोबलाइजेशन अल्टीमेट सॉल्यूशन है, वर्ल्ड शुड कम क्लोजर, जो दीवारें हैं उनको कम किया जाए। लेकिन फिर ये क्या चल रहा है, अब कुछ वेव रिवर्स हो रही है, एंटी इमिग्रेशन वेव चल रही है, राइट्स चल रहे हैं। यूके, यहां पर बात किस चीज की करी जा रही है, रूल ब्रिटानिया, मतलब कि वो दोबारा उस वक्त को याद कर रहे हैं जिस समय पैक्स ब्रिटिकाना होता था, यानी कि दुनिया के लगभग मेजर नेशंस पर एक समय पर ब्रिटेन की हेजेमनी थी, वर्चस्व था। अब यही वो उनकी हिस्ट्री है जिसके बेसिस पर उनका नेशनलिज्म अब दोबारा से फ्यूल होता हुआ दिख रहा है। क्या अब वो दोबारा पॉसिबल है? भाई अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पास्ट की याद भी तभी आती है जब प्रेजेंट जो है वो आपको तकलीफ देने लगे। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहां पर, जरा देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हो रहा है यूके में, फिर उसके बाद वायलेंस कैसे स्प्रेड हुई, इंग्लैंड तक ही कंसेंट्रेटेड रही लेकिन बहुत सारे एरियाज में बढ़ गई, रीजंस क्या है, इमिग्रेशन इशू। यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मतलब आपके जीएस पेपर 2 में भी आता है, पीएसआर ऑप्शनल में भी आता है और एसए में भी आता है, तो हम इंटरेस्टिंग इश्यूज को जरा कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो ये थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स एक्चुअली ज्वाइंड दिस विजिल एंड उसके बाद तो मतलब वायलेंस होने लगी सेंट्रल लंदन में। अब इनका नाम जरूरी नहीं है लेकिन पॉइंट इज दे आर सेइंग वी वांट आवर कंट्री बैक, रूल ब्रिटानिया। तो ये कहा जा रहा है कि अभी मॉडर्न टाइम की, ये समझ लिया अभी कुछ समय की सबसे बड़ी रैली रही है ये। एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पेट्रियटिज्म का दोबारा से राइज चल रहा है। जरा देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ था साउथ पोर्ट से, जब 3 बच्चियों को स्टेप कर दिया गया था। कहा जा रहा था कि कोई इलीगल इमिग्रेंट था, र्यूमर थे कि ही वाज अ मुस्लिम इलीगल इमिग्रेंट। यहां पर 3 बच्चियों का मर्डर हो जाता है, तो इससे गुस्सा जो है वो फैलता फैलता इन जगह पर एक्सपेंड होता है, फिर यहां पर एक्सपेंड होता है, कुछ जगह पर शांत करने की कोशिश की जाती है तो पूरे इंग्लैंड में वो फैल जाता है। कुल मिलाकर बात ये है। तो अब क्या ये ट्रेंड जो है केवल इंग्लैंड में देखा जा रहा है? नहीं, वी हैव सीन सिमिलर ट्रेंड्स इन पोलैंड। पोलैंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है बेलारूस के साथ अपनी दीवार बनाने पर, बॉर्डर बेलारूस के साथ है, यूक्रेन के साथ भी, वहां पर वो दीवार बना रहा है। उसका कहना है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज हम नहीं अलाउ करेंगे। उनका कहना है कि दिस इज द रीजन कि यहां पर ये ट्रबल है, पोलैंड में नहीं है। डेनमार्क ने कह दिया है कि सीरियन रिफ्यूजीज, आपका समय यहां पर हुआ खत्म, वापस जाइए। सीरियन रिफ्यूजीज ने कहा कैसे जाएं, सीरिया में तो सिविल वॉर जैसी कंडीशन है। तो डेनमार्क कह रहा है कि हम आपको वापस भेजेंगे, वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन प्लेसेस इन योर कंट्री वेयर यू कैन लिव, तो वो भी वापस भेज रहा है। तो एक वेव चल रही है, देखिए ये बढ़ता चला गया यहां पर सारे एरियाज में। अभी इस इशू को डिटेल में कवर कर लेते हैं। आपको बता दूं, शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं दिस सोशल मीडिया हैंडल पर। कोई सवाल है आपका, कोई सजेशन है, भेज सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का नया बैच 24 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। आप में से जो लोग पीएसआर का इंतजार कर रहे थे, तो दिस इज द टाइम, यू कैन ज्वाइन नाउ यूजिंग कोड त्यागी लाइव। लॉन्ग टर्म बैच, अगर आप में से कोई ग्रेजुएशन में है या आपका प्लान है कि मैं 3 साल बाद अटेम्प्ट दूंगा, तो दिस कैन बी द बेस्ट बैच फॉर यू, प्रतिज्ञा 2.0। जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो इसका फीस आपको वापस हो जाता है, प्लस इसमें एनसीईआरटी, फिर फाउंडेशन, फिर एडवांस, देन एसआईपी, एमआरपी। जनरली आप कोचिंग के नाम पर एक बार कोर्स कंप्लीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 लेयरिंग है, कोर्स में 4 स्टेजेस हैं। डिटेल्स के लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं study.com, त्यागी लाइव से आप ज्वाइन कर लेंगे। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 को, आज स्टार्ट हो गया है ये 6 PM, आज ओरिएंटेशन सेशन है इसका, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 3 साल के प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, ग्रेजुएशन में है, तो दिस इज द बेस्ट बैच, लॉन्ग टर्म बैच। नाउ स्टार्टिंग विद व्हाट हैपेंड, तो ये आपको बताया यंग गर्ल्स स्टेप्ड, 8 और बच्चे, ऐसे ही कई और अटैक्स भी हुए थे। कहा गया कि एक 17 साल का लड़का था जिसने ऐसा किया, वो असाइलम सीकर था, इलीगल इमिग्रेंट कई लोगों ने कहा, तो इससे कई सारे र्यूमर होने लगे कि मुस्लिम है। बीबीसी ने हालांकि कहा कि वो वेल्स से बिलोंग करता था और उसके जो पेरेंट्स हैं वो प्राइमरीली रवांडन थे। इसके बाद लोगों ने कहा कि हम खुद अपना मार्च करेंगे, और अब ऐसा लगता है कि पुलिस हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, हमें जिम्मा अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यहां पर एक फेमस सेइंग का इस्तेमाल किया गया, मतलब कहा जा रहा है कि कोरिलेट किया जा रहा है, हिटलर के समय पर एक स्लोगन फेमस हुआ था कि आपको प्रोटेक्ट करना होगा अपने किचन को, अपने चिल्ड्रन को और अपने चर्च को। कुछ ऐसे ही स्लोगन्स, ऐसा ही पर्सपेक्टिव यहां पर राइज होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि किचन मतलब कि आपका फूड, आपकी जॉब्स खतरे में है, किससे? इन इमिग्रेंट से। इन इमिग्रेंट्स को हटाओ।
अपने चिल्ड्रन को सेव करो क्योंकि आपके बच्चे खतरे में हैं। अपने फेथ को बचाओ क्योंकि वो भी खतरे में है। तो ये एक वेव कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी तरफ ट्रेंड लेकर जा रही है। वायलेंस यहां से स्टार्ट हुई, फिर फर्दर एक्सपेंड होती गई, चली गई। उसके बाद उन होटल्स को मतलब तोड़ा गया जिन होटल्स में असाइलम सीकर्स इमिग्रेंट्स रह रहे थे। कुछ जगह पर वो जो काम कर रहे थे उनको तोड़ा गया। मॉस्क पर भी हमला हुआ। ये सोशल ड्रिवन प्रोटेस्ट कहे जा रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया ड्रिवन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिंगल कोई लीडरशिप ले रहा है, कोई एक पार्टी है, जैसे कई लोग कह रहे थे कि फार राइट एलिमेंट है कंजर्वेटिव पार्टी में, वो शायद इस मूवमेंट को चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, लीडरलेस मूवमेंट रही। और इसमें प्राइमरीली जो एज ग्रुप रहा वो यूथ नहीं था, वो 40 से 45 का मेजर एज ग्रुप था, मिडिल एज मैन थे। और फार राइट जो एलिमेंट्स हैं भाई वो तो इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी लीड ले रही थी। अब इसके अलावा सिचुएशन आपको बताया पोलैंड एंटी इमिग्रेशन पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। डेनमार्क का आपको बताया वापस भेज रही है सीरिया। अब जरा समझते हैं यार इमिग्रेशन के इशू पर पर्सपेक्टिव्स क्या है दुनिया में। पहला पर्सपेक्टिव कहता है यार इमिग्रेंट से तो आपको ही फायदा था, मतलब कि आपको चीप लेबर मिल रही थी ना, लेकिन कैसे इमिग्रेशन एक सोल्यूशन हो सकता था, या जहां पर है तो वहां पर कैसे एक सोल्यूशन है। क्योंकि यूएसए को तो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो तो बना ही इमिग्रेंट से। पहला टर्म है कि जो होस्ट कंट्री है वो अलाउ करे कि आइए आप आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इमिग्रेंट्स कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल। इलीगल का मतलब होता है जो डंकी मार के आते हैं, मतलब इलीगल रास्तों से आते हैं, राइट। जो लीगल इमिग्रेंट होते हैं वो होते हैं कि भाई वो असाइलम सीकर हैं, कुछ टाइम के लिए वीजा पर आए हैं, उन्होंने ऑफिशियल लेटर लिया कि वी वर परसिक्यूटेड, वी वांट रिफ्यूजी स्टेटस इन योर नेशन, राइट। तो वो एक तो होस्ट कंट्री अलाउ करे, उसके बाद उनको पता हो कि भाई होस्ट कंट्री का कल्चर नॉर्म्स ये हैं, राइट। तो माइग्रेंट्स को एम्ब्रेस करना चाहिए इस होस्ट कंट्री के कल्चर नॉर्म्स को, जिससे कि वो ट्रूली एसिमिलेट हो सकें इस कंट्री के कल्चर में, जिससे कि वो अलग ना रहें, सोसाइटी का पार्ट बन सकें। तो अगर वो एसिमिलेट हो जाते हैं इक्वल एंड फुल मेंबर, तो ऐसे में होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी है कि उनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट ना करे, फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करे। ये एक पर्सपेक्टिव था। अब इसमें जो प्रो इमिग्रेशनिस्ट हैं, मतलब जो कहते हैं कि यस इमिग्रेशन तो होना चाहिए, तो उनका कहना है ये तो मोरल ड्यूटी है आपकी, ये तो नैतिकता है आपकी कि भाई उसकी जान वहां पर खतरे में थी, वो आया है तो मानवता के तौर पर आपको उनको रिफ्यूजीज को हेल्प करना चाहिए। जॉब सीकर्स हैं, कोई अपनी मर्जी से अपने देश में मतलब ऐसे ही छोड़ के नहीं आता, मजबूरियां होती हैं, चाहे गरीबी हो चाहे शोषण हो। तो ऐसे में प्रो माइग्रेशनिस्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं कि ऐसा सपोर्ट करना चाहिए। एंटी इमिग्रेशनिस्ट क्या कहते हैं? कहते हैं भाई एवरी ह्यूमन कलेक्टिव को आजादी है कि वो सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को दे। यानी कि अगर पोलैंड कह रहा है कि हमें ह्यूमन, जो आप बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, प्रो इमिग्रेशनिस्ट वो उस बात को रिजेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि हर किसी को अधिकार है कि भाई अगर हम पोलिश लोग हैं तो हमें अपने नेशनलिज्म को प्रोटेक्ट करना है, अपने आइडिया पर चलना है, इसी मूवमेंट पे चलना है, प्लस अपने देश में टेररिस्ट अटैक ना हो, अपने देश के रिसोर्सेस अपने देश के लोगों के लिए यूज किए जाने चाहिए। ये हर किसी का अधिकार है, हर ह्यूमन कलेक्टिव का, यानी कि हर एक ग्रुप का। तो नेशन भी तो एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ, तो हर एक को अधिकार है, तो हमें क्यों नहीं, राइट। अब क्वेश्चन इक्वालिटी का यहां पर आ जाता है, क्या इमिग्रेंट्स को इक्वल माना जाए? तो इक्वालिटी पे भी यहां पर 2 पॉइंट आते हैं। प्रो इमिग्रेशनिस्ट कहते हैं बिल्कुल इक्वल माना जाए, और इक्वल भी किस वे में कहा जाता है, इवन जो आपके इमिग्रेंट्स आए हैं इनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो इनको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए जाने चाहिए। जैसे कि एक फेमस स्कॉलर हैं भीखू पारेख, जो इमिग्रेशन इशू पर एडवाइजर भी रहे ब्रिटेन के। उनका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम आता है फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट से ब्रिटेन में, तो उस मुस्लिम को विशेषाधिकार मिलने चाहिए अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के, क्योंकि कोई अपना कल्चर घर पर छोड़कर नहीं आता। और आप मानोगे कि वो सब सारा जो उसका कल्चर है वो केवल ब्रिटेन वाले ही अपना ले, तो ऐसे में समझ लीजिए कि आप ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हो, और वो कभी ऐसा अपना नहीं पाएगा, और इससे सोसाइटी में और क्राइसिस बढ़ेंगे। ऐसा उनका पर्सपेक्टिव था। तो इनका कहना है कि मतलब एक पर्सपेक्टिव है कि इमिग्रेंट्स को एफर्ट करना चाहिए कि भाई जिस देश में जा रहे हो तो उस देश के कल्चर को उसका देश के कल्चर में मिलो, होस्ट कंट्री के कल्चर में मिलकर रहना ये तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि उन जगह पर तुम गए हो, राइट। अगर तुम ऐसा करोगे तो फर्स्ट क्लास सिटीजन तुम ट्रीट होगे, राइट। तो अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करा, मतलब प्रो इमिग्रेशनिस्ट कहते हैं कि भाई साहब अगर आपने इनको इक्वालिटी नहीं दी ना, चलो ये तो तुम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने कानून में इनको बराबरी नहीं दी तो इससे फिर हॉस्टिलिटी होगी, मतलब इससे फिर टेंशन बढ़ेगी, वायलेंस बढ़ेगा, राइट। एंटी इमिग्रेशनिस्ट कहते हैं कि भाई यही तो सारी फसाद की जड़ है। यानी कि उनका कहना है कि
आप इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा क्यों रहे हो? जो इमिग्रेंट्स हैं उनके होस्ट कंट्री में बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इस वजह से वो यहां पर आए। उनके होस्ट कंट्री में सिविल वॉर चल रहा था, इस वजह से यहां पर आए। तो ये हमने थोड़ा ना गारंटी दे रखी है कि उनको इक्वल स्टेटस देंगे, सभी रिसोर्सेज का बराबर उनका यूज करने देंगे। हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए हैं, तो आप इतनी एक्सपेक्टेशन ना बढ़ाओ। अब इनसे कहा गया भाई तुम अपने लॉजिक को एक्सपेंड करो, राइट? अभी इनके लॉजिक को एक्सपेंड करेंगे। पहले ये भीखू पारेख हैं जो कहते हैं कि हर एक कम्युनिटी अपने राइट्स के प्रति कॉन्शियस होती है, तो उसको राइट्स अगर नहीं दोगे और वो आपके देश में है तो रेडिकलाइजेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारे देश में प्लूरलिटी होनी चाहिए कस्टम्स की, हम उनके कस्टम्स कल्चर्स को भी एक्सेप्ट करें। उनका कहना है कि देखो दो तरीके हैं अगर कोई इमिग्रेंट्स आए आपके देश में। एक तो है कि आप कल्चरल प्लूरलिटी रख लो कि हाँ भाई डिफरेंट कल्चर्स कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग कल्चर के लोग आ सकते हैं, अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और होस्ट कंट्री यानी कि जिसमें आप आए हो वो आपको अलाउ करेगी, करिए आप प्रैक्टिस, राइट? ये है ये वाला वे। लेकिन दूसरा तरीका है कि भाई पूरी तरीके से आप एसिमिलेट करो, पूरी तरीके से आप होस्ट कंट्री के कल्चर को ही अपनाओ। अब यहां पर जो सैला बिन हबीब है ये कहते हैं कि यार भीखू पारेख आप ना ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो, इससे कुछ फायदा होगा नहीं। हमने पूछा भाई क्यों नहीं होगा? तो इनका कहना है कि यार इससे ना आप कॉमन कल्चर नहीं बनने दे रहे, जैसे ही सपोर्ट्स कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। उनका कहना है कि अगर आपने कोई जो कम्युनिटी दूसरे देश से आई उनको कहा कि यार गवर्नमेंट इनको ना स्पेशल राइट दो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, इनको स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि इससे तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे सोसाइटी में, और कभी नहीं मिल पाएंगे तो अल्टीमेटली उनका नुकसान ही होगा। फ्यूचर में सोसाइटी में डिवीजन ही रह जाएंगे, वो कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। एक जगह आप कह रहे हो कि सोसाइटी में मिलकर रहो, एक जगह आप कह रहे हो कि नहीं तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो तुम्हारे कल्चर तुम्हारे रिलीजन अलग से है, तो तुम्हें उसके अलग से राइट मिलेंगे कम्युनिटी के। तो इससे वो आइसोलेट हो जाएंगे होस्ट कंट्री में, और इस आइसोलेशन से अल्टीमेटली क्या होगा? पोलराइजेशन होगा, एथनिक वायलेंस होगा। अब इसी बात को जैसे विल किमले का क्या कहता है, विल किमले का है खिलाफ। विल किमले का कहते हैं कि देखो स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए तो अपने देश की जो माइनॉरिटी है उनको मिलनी चाहिए, आपके देश के अंदर की जो माइनॉरिटी है उनको स्पेशल राइट्स दो आप। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं आपके देश में उनको तो पता है ना कि भाई आपके देश में कल्चर अलग है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके देश के कल्चर को अडॉप्ट करें, राइट? फिर वो कहते हैं विल किमले का कि भाई साहब आप उनको इक्वल स्टेटस दे नहीं सकते। पूछा विल किमले का भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इक्वल स्टेटस नहीं दे सकते? उनका कहना है इक्वल स्टेटस का मतलब होता है इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो इमिग्रेंट्स दूसरे देश से आपके देश में आ गए, क्या उनकी आपके देश के प्रति कमिटमेंट बराबर होगी? विल किमले का कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होगी। हमने पूछा क्यों नहीं होगी? कह रहे हैं एक तो वो अपने देश को छोड़कर आए हैं इनवॉलेंटरली, कोई खुशी खुशी नहीं आ गए कितने सारे लोग। एग्जाम्पल जैसे म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो म्यांमार में जो रखाइन स्टेट है वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स वर्सेस बुद्धिस्ट, ये हम जो बुद्धिस्ट फोर्सेस हैं चाहे वो आर्मी में है बुद्धिस्ट या अदर फोर्सेस हैं, उनके बीच में जो क्लैशेस हैं उन क्लैशेस का एक रिजल्ट देख रहे हैं, परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स देयर, एंड दैट इज व्हाई दे वर मतलब इनवॉलेंटरली, मतलब अपनी चाहकर थोड़ा ना अपने एरिया को छोड़कर आता है। फिर उनका इन्फ्लक्स हमने देखा बांग्लादेश में, देन इंडिया में। तो अगर इस पर्सपेक्टिव को यहां पर लगाओ तो विल किमले का कहेंगे क्योंकि वो मजबूरी में छोड़कर आए हैं तो उनके अंदर एक आस होगी कि किसी दिन हालात सुधरेंगे और हम अपने घर वापस जाएंगे। तो जब उनके अंदर विश है कि यार किस दिन हालात सुधरेंगे तो हम अपने देश में जाएंगे, अपनी जगह पर जाएंगे, तो फिर उनका कमिटमेंट आपके देश के प्रति कैसे रह जाएगा भाई? तो दे मे नॉट विश टू एंटर योर कल्चर, कि होस्ट कंट्री के कल्चर में हम एंटर करें, उनके अंदर विश रहेगी नहीं। अब यहां पर अमर्त्य सेन एक और इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनका कल्चर डिस्टिंक्ट होता है, मान लीजिए रिलीजन डिस्टिंक्ट भी है, और आपने उनको स्पेशल राइट दिए, तो ज्यादातर जो इमिग्रेंट्स कम्युनिटी होती है वो स्पेसिफिक एक एरिया में कंसेंट्रेट हो जाती है, और इससे होता है घेटोइजेशन। घेटोइजेशन का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी अगर किसी एक एरिया में ही सीमित है तो ऐसे में वो दूसरों से इंटरमिंगल नहीं हो पाएगी, प्लस उसी एरिया में जो उनके इश्यूज हैं उसको लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस भी बनेंगे टुवर्ड्स होस्ट कंट्री, टुवर्ड्स अदर पीपल ऑफ होस्ट कंट्री। तो इससे रेडिकलाइजेशन भी आसानी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अगर वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही कंसेंट्रेटेड होंगे? यस और नो? बिल्कुल सही बात है जी, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, डेनमार्क। तो डेनमार्क ने तो क्या करा, जो इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज वहां पर आई थी मिडिल ईस्ट से, तो वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कंसेंट्रेट हो गई, वहीं पर वो रहने लग गई। तो डेनमार्क ने पॉलिसी चेंज कर दी, उन्होंने कहा अर्बन पॉलिसी के तहत हम यहां पर ये हाउसिंग रूल चेंज कर रहे हैं, ऑल दीज पीपल इमिग्रेंट्स कैन नॉट लिव इन वन प्लेस, दे नीड टू बी स्प्रेड अक्रॉस सिटी।
तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपको रहना होगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप एक ग्रुप बन जाएं और उसका रेडिकलाइजेशन हो जाए और ग्रेजुअली उसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी मतलब सोसाइटी को झेलना पड़े। तो इससे अच्छा है कि आप एसिमिलेट हो जाओ, आपस में मिलकर रहो, राइट। तो उससे कम से कम नेगेटिव इंपैक्ट को कम किया जा सकता है, ऐसा आइडिया है। तो यही बात कह रहे हैं कि अल्टीमेटली सेक्टेरियन मतलब आप अपने आप को एक अलग से कम्युनिटी मानकर चलोगे, एसिमिलेट नहीं हो पाओगे, इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे। अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या थे इसके? एक तो मिडिल एज रेडिकल्स। मिडिल एज मैंने बताया था ना कि जनरली 40 से 50 एज के लोग थे जो जनरली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक टॉक्सिक जनरेशनल इडियोसेंक्रेसी बीच में आ गई है, मतलब कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग है जिसमें कि व्हाइट मैन सुप्रीमेसी वाला आइडिया भी है। एक समय था जब आपके जो नेशनलिज्म है उसमें इन्फ्यूज था कि यार यू आर सुप्रीम, लेकिन अभी आपकी जॉब्स भी जा रही हैं, कुछ जगह इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और यहां पर जॉब्स ले रहे हैं इमिग्रेंट्स। तो नाउ यू आर थिंकिंग कि यार इमिग्रेंट्स आर एक्चुअली चैलेंजिंग योर यू कैन से स्टेटस। प्लस ये वो लोग हैं जो ऐसा नहीं कि नेटिव्स थे इंटरनेट के, यानी कि उन्होंने अभी एडल्टहुड में इंटरनेट का यूज सीखा है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके मदर फादर, ऐसा हो सकता है घर में कुछ लोग बड़े लोग इस एज ग्रुप में हैं, तो वो फेक न्यूज को इतने आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जितना आप कर पाते हो। जैसे मोबाइल पे कोई एडवर्टीजमेंट आया कि यार ऐसा मिलने वाला है, ऐसा तुम्हें ऑफर मिल रहा है, लॉटरी लग गई है, या देखो ऐसा हो गया, तो आप एकदम से मतलब वो कहेंगे देखो यार ऐसा मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा मिल रहा है, ये फर्जी है, दिस इज फेक। तो मीन्स दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई फैक्चुअली व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज ट्रू, बट यू मे बी आइडेंटिफाइंग, राइट। तो ये फेक न्यूज एनवायरमेंट का भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, राइट। ये आसानी से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को मान लेते हैं कि यार अल्टीमेटली ऐसा होगा कि हमारा देश हमसे छिन जाएगा और अगले 2 साल में छिनने वाला, इसमें कुछ आईसिस का हाथ है और इस वजह से इलीगल इमिग्रेंट जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसने इससे पैसे खा लिए हैं। मतलब ऐसी ऐसी फर्जी बातें व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर स्प्रेड होती है और जिससे इनको लगता है कि अब हमें अगर अपने देश को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने फेथ को बचाना है, तो भाई साहब वायलेंस पे उतरना पड़ेगा, राइट। कुछ ये पॉलिटिशियंस भी इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव पार्टी, अभी तो खैर ये हट गए हैं, पावर में नहीं है, तो पहले इससे पहले बोरिस जॉनसन पर भी आरोप लगाया जाता था कि आप इस्लामोफोबिया को स्प्रेड कर रहे हो। लेकिन ब्लेम ना आप किसी एक पार्टी पे नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर मैं यूके ही बात करूं तो पॉलिटिशियंस फ्रॉम अक्रॉस द पार्टी लाइंस समय समय पर उन्होंने ऐसे आइडियाज का यूज किया है जो उनको लगता है कि उनके जो वोटर्स हैं उनको रिझा सकता है, राइट। लेकिन वो अपनी बात बोल देते हैं जिससे वोट ले लें और उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कमिटमेंट है इस पर्टिकुलर आइडिया के प्रति। प्लस जो रेसिस्ट हैं, वो जो व्हाइट सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, वो उसमें मैस्कुलिनिटी को भी देख रहे हैं। मतलब हमें अपने किड्स को बचाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे, हमें खुद डिफेंड करने पड़ेंगे। ये मैंने कहा था ना नाजी टाइम में स्लोगन चिल्ड्रन किचन चर्च, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कहा गया कि विमेन जो है वो घर के अंदर हैं, इसका चैलेंज मेन को लेना पड़ेगा। तो एक ओल्ड फैशन जो वे था सोचने का, योर मैस्कुलिनिटी कैन ओनली बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन यू प्रूव योर सुप्रीमेसी। तो कुछ ऐसी वेव यहां पर दिख रही है, राइट। अब हिपोक्रेसी देखिए, अभी कुछ टाइम पहले यूके में ही एक ब्लैक चाइल्ड था, उसको अटैक कर दिया। अब उसको किल किसने किया? मतलब दैट चाइल्ड वाज किल्ड बाय अ वाइट मैन। लेकिन क्या सेम मुद्दा कोई वाइट मैन ने तब उठाया? तब नहीं उठाया। क्यों? इसमें इनका हिपोक्रेसी आ जाती है। उनका मानना है कि जो ब्लैक जो बच्चा था, ब्लैक किड को जो मारा, तो वो एक वाइट ने मार दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं सारे वाइट ऐसे हैं। जब सारे वाइट ऐसे नहीं है तो अगर कोई मतलब कोई ब्लैक पर्सन है जो इमिग्रेंट है, उसने अगर ऐसा मारा तो भाई वो भी तो ऐसा हो सकता है ना कि वो क्रिमिनल है। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, राइट। तो अपने लिए वो ऐसा, अब ये कुछ नैरेटिव बन जाते हैं। जैसे ब्लैक मैन जो है वो डेंजरस हैं, मुस्लिम जो है वो टेररिस्ट हैं, एसाइलम सीकर्स जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, रिफ्यूजीज जो हैं वो हमारी जॉब ले रहे हैं। तो ये एक ऐसे आइडियाज हैं जो टाइप कास्टिंग कहे जाते हैं, ये पेनिट्रेट हो रहे हैं सोसाइटी में कई सारे वेस्टर्न नेशंस में, और इसकी वजह से ये राइट्स और यू कैन से राइट विंग अलाइनमेंट दिख रहा है। अब राइट्स जो है केवल इंग्लैंड में हमने देखे मेजरली, आइलैंड की कुछ जगह पर देखे, नॉर्दर्न आइलैंड की कुछ जगह पर देखे जहां पर वो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट कुछ एलिमेंट्स थे, बाकी जगह नहीं देखे, राइट। बाकी जगह स्कॉटलैंड एंड वेल्स जो है वो कंपैरेटिवली पीसफुल रहे। अच्छा, जाते जाते ये अपडेट, मतलब ये तो आपको पता ही होगा, ये तो देख लीजिए। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो देखिए ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है और ये वेल्स है। तो ग्रेट ब्रिटेन में हम ये बात करते हैं। जब हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड, तो उसमें हम आइलैंड का जो नदर्न वाला पार्ट है ना, इसको भी लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये पूरा पार्ट आइलैंड कहलाता था, इसका डिवीजन हो गया नदर्न आइलैंड, जिसपे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड कहलाता है। और ये जो है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये अलग देश है जिसकी कैपिटल डबलिन है, राइट।
तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि इमीडिएट एक्शन जो चाहिए यूके में वो है कि फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून आए, राइट। अपनी इमिग्रेंट पॉलिसी को वो रिलुक करें, इस पे पब्लिक में एक लार्जर डिबेट हो, राइट। मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को कैसे इनको लेकर चलना है उस पर ये मतलब जब डिबेट होगी तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन से कुछ ऐसे कानून बन पाएंगे जिससे ऐसी जैसी जो सिचुएशन वहां पर चल रही है वो सिचुएशन भविष्य में शायद ना हो। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लेंगे शशांक त्यागी फॉर यू। एक क्वेश्चन आज से, डिस्कस द डिबेट अराउंड एंटी इमिग्रेशन वेव इन यूरोप, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस डिबेट पर, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिए।